हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, आपके डेली नीड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें कोई ना कोई एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है, आवेशन या निरावेशन संधारित्र का। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके पास, सभी के पास मोबाइल है। आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, आप उसे यूज करते हैं, उसकी बैटरी चली जाती है धीरे धीरे, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यही प्रोसेस इसमें होती है कैपेसिटर के लिए। कैसे होता है कि जब आपका मोबाइल पहले डिस्चार्ज है, जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तब आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जब चार्ज नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगी, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करने में कोई टाइम भी नहीं लगता है, मतलब टी भी जीरो होता है। तो इनिशियल कंडीशन लेते हुए ही हमने एक सर्किट बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर किसको चार्ज करना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है। एक सर्किट बनाया है जिसमें हमने सीरीज में एक कैपेसिटर, संधारित्र और एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। एक बैटरी जोड़ी हुई है जिसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल ई है। एक टू वे स्विच लिया है, एक ऐसा स्विच जिसके दो मार्ग हैं, एक को 1 से, दूसरे को 2 से रिप्रेजेंट किया है। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। अभी हमने स्विच को बैटरी से जोड़ा नहीं है, इसीलिए अभी इसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा, ये चार्ज नहीं हो रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है, प्रारंभ में क्या होता है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो कोई धारा भी नहीं प्रवाहित हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो चार्ज देने में कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, क्योंकि चार्ज मिल ही नहीं रहा है। तो इनिशियली जब स्विच को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है, तब उसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है। चार्ज को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है, वो बराबर किसके हो जाएगा? जीरो। कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए करंट भी फ्लो नहीं होगी। धारा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? I से, वो भी जीरो है। एंड T इज ऑल्सो जीरो, कोई समय भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। अब हमने क्या किया है, सेकंड में हमने क्या किया है, हमने जो स्विच है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। स्विच को हमने बैटरी से इसलिए कनेक्ट किया है ताकि कैपेसिटर को चार्ज मिल सके। तब इसको चार्ज मिल रहा है और इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रही है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? I से। अब संधारित्र जो कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट किया है, धारिता को C से प्रदर्शित किया है। अब जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लग गया है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? जब हमने स्विच को किससे जोड़ दिया है? बैटरी से। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं तो वो चार्ज होने लगता है। तो वही स्टार्टिंग में जब वो चार्ज होता है तब उस पर थोड़ा थोड़ा आवेश आ जाता है। चार्ज कितना आ गया है उस पर? Q। करंट, धारा कितनी फ्लो हो रही है? I। और टाइम कितना लग रहा है? T। अब जब ये चार्ज होने लगेगा तो इसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैपेसिटर पर V1 से और रेजिस्टेंस पर V2 से रिप्रेजेंट किया है। और जो पूरे का विभव है, पोटेंशियल है पूरे सर्किट का, CR सर्किट का, उसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। मैं फिर से बता देती हूँ, जब ये चार्ज होने लगेगा, संधारित्र चार्ज होने लगेगा जब हमने स्विच को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं तो आपकी जो बैटरी लेवल है वो अप होने लगता है धीरे धीरे, वही कंडीशन यहाँ पर है। तब
इसके सिरों पर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल संधारित्र पर V1 से, प्रतिरोध पर V2 से, और पूरे सर्किट का जो वैद्युत विभव है पोटेंशियल वो वैद्युत वाहक बल पर हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, V से। टोटल कितना है, टोटल पोटेंशियल है V बराबर किसके हो जाएगा, V1 प्लस V2। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा विद्युत विभवांतर पूरे सर्किट में। अब आपको पहले ही बताया है V बराबर होता है संधारित्र पर जो है V1 विभव वो कितना होता है, V1 से उसको रिप्रेजेंट किया गया वो होता है Q/C। ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। ऐसे ही प्रतिरोध पर जो विभव है वो किसके बराबर होगा, IR। ये फॉर्मूला हमने लिया है ओम के नियम से, ओम्स लॉ को फॉलो किया है हमने, जिसके अकॉर्डिंग V इज IR होता है। तो वैसे ही प्रतिरोध के सिरों पर कितना है, V2 बराबर IR, और जो वैद्युत वाहक बल है वो बराबर होता है E के। ये हमने फॉर्मूला लिया है जो किरचॉफ है उसके दूसरे नियम से, किससे लिया है, KVL, किरचॉफ्स लॉ। कौन सा है, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ में ऐसा बताया गया है, जो विभव का नियम है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो विभव है वो वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने ये लिखा है, और ये किसके अकॉर्डिंग लिया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये जो तीनों हैं ये हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। V1, V2 और V की जो फॉर्मूला है वो हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। तब E बराबर किसके हो जाएगा, Q/C प्लस IR। ये है हमारी इक्वेशन 2। अभी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, अभी आपका मोबाइल पूरा चार्ज नहीं हुआ है, तब ये कंडीशन होती है जब आपका बैटरी लेवल अप होता है। अब दो कंडीशंस हमने ली है, पहले क्या लिया था, जब मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज था आपका, ऐसे ही यहाँ पर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज है। दूसरा कौन सा है, जब आपने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया, जब हमने स्विच को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हमारा जो संधारित्र है वो चार्ज होने लगा, तब उस पर आवेश भी आएगा, उसमें धारा भी प्रवाहित होगी और उसमें धारा प्रवाहित होने में कुछ टाइम भी लगेगा। अब हमारी तीसरी कंडीशन आएगी जब आपका मोबाइल पूरी तरह चार्ज हो जाता है। ऐसे ही जब यहाँ पर संधारित्र पूरी तरह चार्ज हो जाता है तब कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जब आपका मोबाइल पूरी तरह चार्ज हो जाता है, जब आपके मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, इसका मतलब है जितना अधिकतम आवेश उस पर आ सकता था उतना आ गया है, जितनी कैपेसिटी है आपके मोबाइल की बैटरी उतनी चार्ज हो गई है, मैक्सिमम चार्ज आ गया है। तो वैसे ही जब हमारा संधारित्र पूरी तरह चार्ज हो जाता है तब इस पर भी मैक्सिमम चार्ज आ जाता है। जब इस पर मैक्सिमम चार्ज आ जाता है तब हम उस अधिकतम आवेश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q0 से। जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, पूरी तरह आवेशित हो जाता है, तब उस पर मैक्सिमम अधिकतम आवेश आ जाता है और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Q0 से। अगर आप अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाए रखेंगे, मैक्सिमम चार्ज आने के बाद भी, आपके मोबाइल को फुली चार्ज करने के बाद भी, तब आप देखेंगे कि आपका मोबाइल 101% चार्ज नहीं हो जाता। मतलब ये कि अगर आप उसको पूरी तरह चार्ज कर लेते हैं, जितनी कैपेसिटी उसकी है उतना चार्ज उसने स्टोर कर लिया है, तो भले ही आप उसको चार्जिंग पे लगाए रखिए, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जितना चार्ज उसको लेना था, जितनी कैपेसिटी थी उसकी, उतना उसने ले लिया है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर आपका मोबाइल फुली चार्ज हो जाता है तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल की बैटरी जब 100% चार्ज हो जाती है तो वो 101% चार्ज नहीं होती है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी थी
जितना उसने चार्ज स्टोर कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही जब संधारित्र पर अधिकतम आवेश आ जाता है तो उसमें फिर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। भले ही आप उसको चार्जिंग पर लगाए रखिए, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए धारा प्रवाहित होने में कोई समय भी नहीं लगता, ना तो कोई करंट फ्लो होती है, ना ही वो टाइम लेती है, कैपेसिटर टाइम लेता है उसको चार्ज करने में या और ज्यादा चार्ज देने में, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी संधारित्र की मैक्सिमम चार्ज उसने स्टोर कर लिया है। अब यही कंडीशन हम हमारे इक्वेशन सेकंड में लगाएंगे। किसमें रखेंगे ये कंडीशन? इक्वेशन सेकंड में। जब हम इसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तब E बराबर किसके हो जाएगा? Q नॉट अपॉन C प्लस I कितना है 0 इंटू R, तो E कितना आ जाएगा? Q अपॉन C। इसको हम फिर से ये जो E का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है Q नॉट अपॉन C, इसको हम फिर से किसमें रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में E की जगह रख देंगे इसको हम किसमें रख देंगे? इक्वेशन सेकंड में E की जगह। तब ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन C बराबर Q अपॉन C प्लस I R। हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। Q के जो टर्म है, C के जो टर्म है वो हम एक साइड ले लेंगे और ये बराबर हो जाएगा I R के। आपको पता है सेम बेस है, इधर भी C है इधर भी C है, तो ये कितना हो जाएगा? Q नॉट माइनस Q अपॉन C बराबर किसके हो जाएगा? I R के। और I बराबर होता है dQ अपॉन dt। जो धारा है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। उसी के डेफिनेशन से हमने ये करंट का फॉर्मूला लिखा है और इसको हम कहाँ रख देंगे? I की जगह रख देंगे। तब हमारा कितना आ जाएगा फॉर्मूला? dQ अपॉन dt इंटू R। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इधर dQ ले आते हैं और इधर हम क्या ले गए? C। अब हम इसको पलट देते हैं। इजी बनाने के लिए हमने इसको क्या किया है? पलट दिया है। dQ हमने ऊपर ले लिया है और बाकी टर्म हमने नीचे ले लिया है। ऐसे ही dt ऊपर है और नीचे है CR। अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका समाकलन करेंगे। हमने इसका क्या कर दिया है? समाकलन और इंटीग्रेशन। और समाकलन तो आपने करने आता ही होगा, मैथ्स में आपको बताया जा चुका होगा या बताया जा रहा होगा। तो अब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 अपॉन एक्स का log x आता है, वैसे 1 अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू का आएगा log क्यू नॉट माइनस क्यू। और ये हमारे पास दो टर्म है तो माइनस क्यू का हमें दोबारा से इंटीग्रेशन करना होगा। जब हम माइनस क्यू का दोबारा से करेंगे तो उसका -1 आ जाएगा और -1 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका माइनस आगे आ जाएगा। और प्लस के ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, के क्या है? समाकलन नियतांक है। और इधर क्या हो जाएगा? t अपॉन सी आर। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। अब हम k की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी उसी को फॉलो करेंगे। और उस इनिशियल कंडीशन में आपने देखा था q बराबर था 0, I बराबर था 0 एंड t was also 0। अब इस कंडीशन को, जो हमारी पहली कंडीशन थी, जब हमने संधारित्र को चार्जिंग पर नहीं लगाया था तब उस पर कोई चार्ज नहीं था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहे थे, कोई टाइम नहीं लग रहा था। इसी कंडीशन को हम यहाँ इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा। हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। हमारा k का मान आ जाएगा log q नॉट और
इसको हम किस में रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन थर्ड है उसी में इसको रख देंगे। ये जो टॉपिक्स हैं जैसा कि आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसे स्टेप बाय फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं पर भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये एग्जाम में आता ही है, या तो चार्जिंग आता है या डिस्चार्जिंग आता है, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। एक बार आप सीख जाएंगे तो आसानी से इसके मार्क्स ले सकेंगे, इसलिए प्लीज इसको प्रैक्टिस करें। जो इक्वेशन निकाली थी उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू था वो प्लस में आया है, जो प्लस लॉग क्यू नॉट था वो माइनस में आया है, और जो टी अपॉन सी आर है वो भी नेगेटिव हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? माइनस से। अब लॉग के रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव होता है वो कहाँ आ जाता है? अपॉन में। ऐसा आपने जब लॉग के बारे में पढ़ा होगा तो लॉग हटाते हैं तब जो अपॉन है वो माइनस में, जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ ये माइनस है तो हमने इसको कहाँ ले आए हैं? अपॉन में ले आए हैं। और दूसरी साइड सेम है, टी अपॉन सी आर। जब हम लॉग हटाते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन है, दूसरी साइड है, अपोजिट साइड जो है वो इसके बेस की पावर में आ जाती है। लॉग हटाने पर जो दूसरी साइड है वो इसके बेस की पावर में आ जाती है। जैसे कि इसका बेस ई है तो जो दूसरी साइड है वो इसकी पावर में आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? माइनस टी अपॉन सी आर। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर। क्यू नॉट को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तब ये हो जाएगा माइनस का, अपोजिट साइड में जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। फिर से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर। इसमें से हम क्यू नॉट बाहर ले लेंगे तो रह जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर। और ये है हमारा फॉर्मूला। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो दो टर्म्स हैं, एक है टी और दूसरा है सी आर, जो कि ई की पावर में है, और ये दोनों टर्म्स बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? ये बराबर होते हैं, मतलब जो टी है वो बराबर होता है सी आर के, और इस टी को क्या कह देते हैं हम? टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक है ये। और ये किसके बराबर होता है? सी आर के बराबर ही होता है। और कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम एक साइड ले लेते हैं, हमने राइट हैंड साइड ले ली है जो कि है सी आर। सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी। किससे होता है? जो हमने पहले बताया था, संधारित्र का। और आर बराबर होता है V अपॉन आई। ये किससे होता है? ओम के नियम से। C बराबर किसके है? Q अपॉन V के। और R बराबर किसके है? V अपॉन I के। इसको ही हमने यहाँ रख दिया है CR में, तब ये इतना हो गया है। V से V कैंसिल हो गया है, क्या रह गया है? Q अपॉन I। और ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन T, क्योंकि I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और उसकी जगह I की जगह हमने क्या रख दिया? Q अपॉन T। तब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और CR बराबर किसके हो जाएगा? ये T ऊपर आ जाएगा तो CR किसके बराबर हो जाएगा? T के। और इसे हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक।
और ये एक टाइप का समय ही है, एक प्रकार का समय है जो किसमें लग रहा है, हम संधारित्र को चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। तो आवेशित करने में, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो समय लगता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, टाइम कांस्टेंट, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, सी आर के। तब हम यहाँ पर टी की जगह सी आर रख देंगे, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस सी आर अपॉन सी आर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ई का पावर कितनी आ जाएगी, -1, और इसकी वैल्यू होती है ई टू दी पावर -1 की वैल्यू होती है 0.368, और इसको जब हम 1 से माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा, क्यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 0.632 ऑफ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। और जब संधारित्र पर अधिकतम आवेश आ जाएगा, जब संधारित्र पर कितना आवेश आ गया है, 0.632 या 63.2% आवेश आ गया है जब संधारित्र पर, तब वो कैसा हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और उसको चार्ज करने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक। अब हम इसी से ये जो समय स्थिरांक है उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, और वो होती है, जब हमारे संधारित्र पर कितना आवेश आ जाता है, 0.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज, तब हमारा संधारित्र चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर को चार्ज होने में जो टाइम लगता है उसको ही क्या कहते हैं, एक टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक। क्योंकि हमने इस सर्किट में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, इसीलिए इस सर्किट का नाम है CR सर्किट। C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेजिस्टेंस। तो उसी से रिलेटेड हम टाइम कांस्टेंट, जो समय स्थिरांक है, जितना टाइम लगता है संधारित्र को चार्ज होने में, उसके डेफिनेशन बनाएंगे। द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ CR सर्किट इज द टाइम टेकन बाय अ कैपेसिटर टू बी चार्ज्ड। संधारित्र को चार्ज होने में जो भी समय लगता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, टाइम कांस्टेंट कह देते हैं, समय स्थिरांक कह देते हैं। और संधारित्र कब चार्ज हो जाता है, कब आवेशित हो जाता है, जब उस पर कितना आ जाता है, 63.2% चार्ज आ जाता है ऑफ मैक्सिमम चार्ज। 632 पॉइंट्स में है, अगर इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 63.2%। किसका है, अधिकतम आवेश का है, मैक्सिमम चार्ज का है। जब चार्ज कितना आ जाता है, 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, तब संधारित्र आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने चार्जिंग की थी, आवेशित किया था संधारित्र को, वैसे ही हम क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग करेंगे, संधारित्र का निरावेशन करेंगे, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो अभी आपका संधारित्र पूरी तरह चार्ज है, यही इसकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इनिशियली, प्रारंभ में क्या है, जब संधारित्र क्या है, फुली चार्ज है। जो हमने लास्ट कंडीशन करी थी चार्जिंग की, जब संधारित्र को पूरी तरह चार्ज कर लिया था, तभी हमने एंड किया था, तभी हमने खत्म किया था अपना टॉपिक, क्योंकि वो हमें उसमें चार्ज करना था कैपेसिटर को। तो वही इसकी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। जब संधारित्र पूरी तरह चार्ज है, तब उस पर आवेश अधिकतम आ गया था, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू नॉट से। तब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जब आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है तो आप उसको चार्जिंग पर लगाए रखेंगे भी, तब भी वो उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ओवर हो गई है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो टाइम भी कितना रहेगा, 0। अब अगर आपका मोबाइल आप यूज कर रहे हैं और चार्जिंग पर भी लगाए रखे हैं, तो आप यूज करते रहेंगे और वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर आप उसको चार्जिंग पॉइंट से हटा लेंगे, तब आप उसको यूज करेंगे, तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने मोबाइल को डिस्चार्ज करने के लिए
उसको चार्ज देना बंद करना होगा, उसका कनेक्शन हटाना होगा इलेक्ट्रिसिटी से, तब आप उसे यूज करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बैटरी को स्विच से लगाए रखेंगे तो हमारा संधारित्र तो डिस्चार्ज नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बैटरी है इसका कनेक्शन स्विच से हटाना होगा और इसको किससे जोड़ देना है, पॉइंट नंबर 1 से, क्योंकि ये 2 वे स्विच था, हमने पहले पॉइंट 2 से जोड़ा था, मतलब बैटरी से कनेक्ट किया था। अब हमने पॉइंट 1 से इसको कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का कनेक्शन हटा दिया है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्जिंग से हटा देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं चार्जिंग का, फिर आप उसे यूज करते हैं, वो डिस्चार्ज होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमने बैटरी का कनेक्शन हटा दिया है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब स्विच को किससे डिस्कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से। जब उसको हम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तब हम उसे यूज करेंगे और वो कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तब जब मैक्सिमम चार्ज आया था तब हमने Q0 से रिप्रेजेंट किया था, जब नॉर्मल चार्ज रह गया था तब हमने उसको Q से ही रिप्रेजेंट किया था। फिर से वही कंडीशन V1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, Q/C के जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर, संधारित्र के सिरों पर वैद्युत विभव, वो V1 किसके बराबर हो जाएगा, Q/C। वैसे ही V2 जो प्रतिरोध के सिरों पर वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, IR ओम के नियम से, ऐसा आपको बताया जा चुका है। और जो V है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बराबर V के था, लेकिन अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। किससे डिस्कनेक्ट कर दिया है, स्विच से। स्विच कनेक्टेड नहीं है तो इसमें कोई धारा भी प्रवाहित नहीं होगी और हम इसको यूज कर लेंगे तो ये धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। जब हम इसको यूज करेंगे कैपेसिटर को तब ये डिस्चार्ज होने लगेगा। क्योंकि बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं है तो E बराबर कितना हो जाएगा, 0। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सर्किट, वो कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। इसमें हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो रखेंगे। E किसके बराबर हो जाएगा, Q/C प्लस IR, और E बराबर कितना है हमारा, 0, क्योंकि हमने बैटरी का कनेक्शन हटा दिया है, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/C के। इसको हम इधर ले आएंगे तो साइड अपोजिट कर लेंगे, नेगेटिव कैसा आ जाएगा, साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम अपोजिट साइड में इसको ले गए हैं। फिर से क्योंकि I बराबर किसके है, dQ/dt के, जैसे हमने पहले निकाला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे, dQ/dt, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू R। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर C इधर आ जाएगा और dQ इधर आ जाएगा। हम इसको अरेंज कर लेंगे, हमने इसको पलट दिया है और हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। हमने इसका क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जिस तरह 1/x का होता है log x, इसी तरह 1/q का कितना हो जाएगा, log q। माइनस यहाँ पहले से ही है, ये कितना हो जाएगा, log q प्लस k, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इधर क्या रह जाएगा, T/CR। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी उसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब हमारा संधारित्र पूरी तरह चार्ज था तब Q बराबर Q0 के था, अधिकतम आवेश के था, I बराबर 0 था, एंड T वॉज ऑल्सो 0। यही हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें रखेंगे हम इसको, इक्वेशन फर्स्ट में k की वैल्यू निकालने के लिए। तब ये हो जाएगा माइनस Q की जगह क्या आ जाएगा, Q0 प्लस k, और इधर आ जाएगा 0/CR।
आर, तो के कितना आ जाएगा, के इज लॉग क्यू नॉट। और इसको हम कहाँ रख देंगे, के का ये मान हम कहाँ रख देंगे, इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे इसको हम, क्योंकि के एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है, इसका मान हमें निकालना होता है। उसी को निकालने के लिए ही हमने अपनी इनिशियल कंडीशन फॉलो की है। आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करें, जिससे इजीली आप कर पाएंगे, एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर नहीं भी कर पाते हैं, एग्जाम में नहीं भी आता है ये क्वेश्चन, तो ही ये आपके बहुत काम आ सकता है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। जब हम के का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब ये आ जाएगा इतना। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये आ जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लॉग के लिए आपको बताया गया था, अगर माइनस होता है तो उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, अपॉन में होता है तो हम उसको माइनस में लिख देते हैं। और इधर है ये लॉग हटा देंगे यहाँ से, तब जो दूसरी साइड है वो इसके बेस की पावर में आ जाएगी। आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया था। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू नॉट इधर आ जाएगा, इसका पावर हो जाएगी टी अपॉन सी आर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम टी की जगह क्या रख देंगे, सी आर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट टॉपिक में बताया था कि T बराबर सी आर कैसे होता है, और इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, समय स्थिरांक भी कहते हैं। जब हम T की जगह सी आर रख देंगे, तब E पे पावर हो जाएगी -1, और E पे पावर -1 का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया गया, ये होता है 0.368 क्यू नॉट। जब आपका जो संधारित्र है उस पर कितना चार्ज रह जाएगा, कितना चार्ज रह जाएगा, 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, तब ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब संधारित्र पर उसके अधिकतम आवेश का कितना रह जाता है, 36.8% आवेश रह जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब उसका निरावेशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। तो संधारित्र कब निरावेशित हो जाता है, जब उस पर कितना चार्ज रह जाता है, 0.368, और किसका रह जाता है, अधिकतम आवेश का। तो जैसे हमने चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट के लिए डेफिनेशन लिखी थी समय स्थिरांक के लिए, वैसे ही हमें डिस्चार्जिंग में भी टाइम कांस्टेंट समय स्थिरांक के लिए डेफिनेशन लिखनी होती है। उसमें टाइम तब लगा था जब हम चार्ज कर रहे थे कैपेसिटर को, और इसमें टाइम तब लगेगा जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो घट जाता है, आवेश कम रह जाता है, और वहां पर अधिकतम आवेश आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसकी, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ CR सर्किट इज द टाइम टेकन बाय अ कैपेसिटर टू बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने में, निरावेशित होने में संधारित्र को जो समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समय स्थिरांक। जब संधारित्र पर कितना आवेश रह जाता है, उसके अधिकतम आवेश का 36.8% आवेश रह जाता है, तब वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो निरावेशित हो जाता है। उसमें जो समय लगता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, समय स्थिरांक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉसेस थ्योरम। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो प्रमेय बनाई है, जो प्रमेय दी है, जो बातें बताई हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय। हमने फाई के बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर में, हम पहले फाई के बारे में पढ़ चुके हैं। फाई जिसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, और वो होता है E/A, और ये क्या होता है, ये टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या किस पर डिपेंड करती है, वैद्युत क्षेत्र, और जिस सरफेस से वो गुजर रही है उसका क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक फील्ड।
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सरफेस। और वैद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? आवेश पर। आपको पहले बताया जा चुका है। तो इनडायरेक्टली जो फाई है, फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर, आवेश पर। यही बताया है गॉस ने। अब किस तरह से डिपेंड करता है? आपको पहले बताया है, जब आपको समांतर प्लेट संधारित्र बताया गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें आपको बताया था कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म्स है उनके बारे में भी बताया जा चुका है। सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो होता है Q अपॉन A। ये एरिया है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी है, वैद्युतशीलता। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर किसके होता है? Q अपॉन A के। यहाँ रख देंगे तो E बराबर किसके आ जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम कहाँ रख देंगे? यहाँ इक्वेशन 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे? इक्वेशन 1 में, 5 में। तब ये कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा Q अपॉन, इसको यहाँ लिख देती हूँ, 5 बराबर किसके हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। और A से एक कैंसिल हो जाएगा, तब 5 बराबर किसके हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बताया है कि उन्होंने, गॉस ने बताया है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो रेशियो होता है, अनुपात होता है। Q मीन्स चार्ज, आवेश का, एप्सिलॉन नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, वैद्युतशीलता का। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश का कितना गुना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चार्ज का कितना टाइम्स होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही किसने बताया है? गॉस ने बताया है। तो इस तरह से जो हमारा फाई है वो किसके बराबर हो जाता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहीं से इनकी थ्योरम बनती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई, वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई, ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। आपको बताया गया है कि किसी सतह पर ही क्रॉस होंगी वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं की जितनी संख्या होती है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो किसी सरफेस से पास होती हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होता है? जो टोटल चार्ज है उस सरफेस के द्वारा जितना टोटल चार्ज दिया गया है, उसने जितना चार्ज लिया है, उसमें जितना चार्ज निहित है, उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द सरफेस, जिसमें हमने वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास करी हैं। यही बताया है किसने? गॉस ने। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपसे मैं ये कह चुकी हूँ, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स से पढ़ें। नोट्स में इस लेक्चर के भी आपको भेज दूंगी, जिससे आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अपने नॉलेज के लिए इसे पढ़ें, भले ही ये एग्जाम में आए या ना आए, ये आपके कई सब्जेक्ट्स में और फ्यूचर में काम आएगा। इसीलिए इसको जरूर पढ़ें, प्रैक्टिस करें, नोट से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, और कंफ्यूजन होने पर मुझसे क्वेरी करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू।